नमस्कार, डीडी न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं शहला निगार। बुलेटिन की शुरुआत में चलिए सबसे पहले नजर डालेंगे इस वक्त की सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की सैन्य ताकत को सराहा। लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के दौरान कांग्रेस से पूछे तीखे सवाल। पाकिस्तान को भी दिखाया आईना। राज्यसभा में आज ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा की शुरुआत विदेश मंत्री करेंगे। कल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कई सदस्य बहस में हुए शामिल। रूस के पास कम चटका प्रायद्वीप में 8.7 तीव्रता का भूकंप। रूस समेत अमेरिका और जापान सुनामी का अलर्ट। भारतीय दूतावास ने अपने नागरिकों के लिए जारी की एडवाइजरी। आज शाम 5:40 पर श्रीहरिकोटा से लॉन्च होगा भारत अमेरिका का सुपर सैटेलाइट निसार। पूरी धरती पर रखेगा नजर। भारत को मिलेगा और बेहतर डेटा। और भारत के पारंपरिक खेल खो खो को खेल कैलेंडर में मिली जगह। अब क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, कबड्डी और बैडमिंटन के साथ ही खो खो की मचेगी धूम। तो आपको बता दें कि संसद में इस समय ऑपरेशन सिंदूर की गूंज सुनाई दे रही है। लोकसभा में 16 घंटे की चर्चा के बाद कल शाम जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समापन भाषण दिया तो उसमें विपक्ष के हर सवाल का जवाब तो था ही। पीएम ने कांग्रेस को आईना दिखाने की कोशिश की। पीएम ने कहा कि अब भारत डरता नहीं है और यह ऑपरेशन सिंदूर ने सिद्ध कर दिया है। पीएम ने साफ कहा कि ऑपरेशन अभी खत्म नहीं हुआ है। पीएम ने कहा कि दुनिया के किसी नेता ने ऑपरेशन रोकने के लिए नहीं कहा। पीएम ने 9 मई की रात अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के फोन कॉल का भी जिक्र किया और कहा कि 3-4 बार उनका फोन आने के बाद जब उन्होंने कॉल बैक किया तो जेडी वेंस ने कहा कि पाकिस्तान बड़ा हमला करने वाला है। इस पर प्रधानमंत्री ने कहा कि अगर पाकिस्तान का यह इरादा है तो उसे बहुत महंगा पड़ेगा और भारत गोली का जवाब गोले से देगा। दुनिया के किसी भी नेता ने भारत के ऑपरेशन रोकने के लिए नहीं कहा। उसी दौरान 9 तारीख को रात को अमेरिका के उपराष्ट्रपति जी ने मुझसे बात करने का प्रयास किया। वो घंटे भर कोशिश कर रहे थे लेकिन मेरी सेना के साथ मीटिंग चल रही थी तो मैंने उनका फोन उठा नहीं पाया। बाद में मैंने उनको कॉल बैक किया। मैंने कहा कि आपका फोन था, 3-4 बार आपका फोन आ गया, क्या है? तो अमेरिका के उपराष्ट्रपति जी ने मुझे फोन पे बताया कि पाकिस्तान बहुत बड़ा हमला करने वाला है। ये उन्होंने मुझे बताया। मेरा जो जवाब था, जिनको समझ नहीं आता है उनको तो नहीं आएगा। मेरा जवाब था अगर पाकिस्तान का ये इरादा है तो उसे बहुत महंगा पड़ेगा। और प्रधानमंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर को तमाशा बताने वाले कांग्रेस सदस्य के बयान की भी याद दिलाई। पीएम ने इसे पहलगाम हमले के पीड़ितों का अपमान बताया। सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाए जाने का जिक्र करते हुए पीएम ने कहा कि कांग्रेस मुद्दों के लिए पाकिस्तान पर निर्भर हो गई है। घंटे से जो चर्चा चल रही है, दुर्भाग्य से, प्लीज बैठिए। दुर्भाग्य से सुनिए जवाब। कांग्रेस को पाकिस्तान के मुद्दे इंपोर्ट करने पड़ रहे हैं।
कम्युनिकेशन और नैरेटिव्स की प्लीज बैठिए। बहुत बड़ी भूमिका है। नैरेटिव घड़ करके, एआई का भी भरपूर उपयोग करके सेनाओं के मनोबल को कमजोर करने के खेल भी खेले जाते हैं। जनता के अंदर अविश्वास पैदा करने के भी भरपूर प्रयास होते हैं। दुर्भाग्य से कांग्रेस और उसके सहयोगी पाकिस्तान के ऐसे ही प्रपंच के प्रवक्ता बन चुके हैं। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर पाकिस्तान को क्लीन चिट देने का भी आरोप लगाया। पीएम ने कहा कि पहलगाम आतंकी हमले पर कांग्रेस और पाकिस्तान की मांग एक जैसी है। कांग्रेस के लोग इंतजार कर रहे थे, कुछ तो गड़बड़ होगी यार, मोदी मरेगा, कहीं तो फंसेगा। पाकिस्तान ने आदमपुर एयरबेस पर हमले का झूठ फैलाया, उस झूठ को बेचने की भरपूर कोशिश की, पूरी ताकत दी लगा दी। मैं अगले ही दिन आदमपुर पहुंचा और खुद जाकर के उनके झूठ को मैंने बेनकाब कर दिया। तब जाकर के उनको अकल ठिकाने लगी कि अब ये झूठ चलने वाला नहीं है। आदरणीय अध्यक्ष जी, जो हमारे छोटे दलों के साथी हैं, जो राजनीति में नए हैं, उनको कभी शासन में रहने का अवसर नहीं मिला, उनसे कुछ बातें निकलती मैं समझ सकता हूं। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने इस देश में लंबे समय तक राज किया है, उसको शासन की व्यवस्थाओं का पूरा पता है, उन चीजों से वो निकले हुए लोग हैं, उनके लिए शासन व्यवस्था क्या होती इसकी समझ पूरी है, अनुभव है उनके पास। उसके बाद भी विदेश मंत्रालय तुरंत जवाब दे, उसको स्वीकारना नहीं। विदेश मंत्री जवाब दे, इंटरव्यू दे, बार बार बोले, उसको स्वीकारना नहीं। गृह मंत्री बोले, रक्षा मंत्री बोले, किसी पर भरोसा नहीं। जिसने इतने सालों तक राज किया, उनको देश की व्यवस्थाओं पर अगर भरोसा नहीं है, तब शक उठता है कि क्या हालत हो गई है इनकी। आदरणीय अध्यक्ष जी, अब कांग्रेस का भरोसा पाकिस्तान के रिमोट कंट्रोल से बनता है और बदलता है। आपको बता दें कि राज्यसभा में आज ऑपरेशन सिंदूर पर विशेष चर्चा जारी रहेगी। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। दोपहर बाद सदन के नेता जेपी नड्डा भी चर्चा में अपनी बात रखेंगे। पहले दिन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कई सदस्य बहस में शामिल हुए। रक्षा मंत्री ने चर्चा की शुरुआत करते हुए कहा कि भारत की आंतरिक और बाहरी सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए देश के रक्षा बलों की जो भूमिका रही है, उसकी जितनी भी सराहना की जाए कम है। रक्षा मंत्री ने आतंकवाद के खिलाफ मोदी सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति पर विस्तार से अपनी बात रखी। सरकार ने एक बार फिर से संसद में स्पष्ट कर दिया कि भारत ने पाकिस्तान के कहने पर ऑपरेशन सिंदूर को रोका था, इसमें किसी भी देश की कोई भूमिका नहीं है। राजनाथ सिंह ने पहलगाम आतंकवादी हमले में शामिल 3 आतंकवादियों को मार गिराने के लिए सेना और सुरक्षा बलों को बधाई भी दी। संदेश देना था कि भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस रखता है। सभापति महोदय, ऑपरेशन सिंदूर का ओवरऑल पॉलिटिको मिलिट्री ऑब्जेक्टिव यह था कि आतंकवाद के रूप में प्रॉक्सी वार लड़ रहे पाकिस्तान को सजा दी जाए। इसी वजह से आर्म्ड फोर्सेस को पूरी आजादी दी गई थी कि वो अपने टारगेट खुद चुने और उसका करारा जवाब दें।
चर्चा के दौरान नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरकार से कई सवाल किए और कहा कि सरकार को अपनी विफलताओं को स्वीकार करना चाहिए और जवाबदेही तय करनी चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने समर्थन दिया लेकिन कभी राजनीति नहीं की। पहले दिन से ही विपक्ष ने संसद का स्पेशल सेशन बुलाने की मांग की थी। आपने नकारा और आपने नकार कर ये कहा समय आने पर उसका उत्तर देंगे, और फिर बाद में आप लोग इस तरह से आज पेश हो रहे हैं कि जो कुछ हमने किया देरी से भी किया तो बहुत अच्छा किया, ये बोल रहे हैं। आपको बता दें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 1 अगस्त तक पश्चिम बंगाल और झारखंड के दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति आज पश्चिम बंगाल के कल्याणी स्थित एम्स के प्रथम दीक्षांत समारोह में भाग लेंगी। राष्ट्रपति कल झारखंड के देवघर स्थित एम्स के प्रथम दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। तो वहीं 1 अगस्त को राष्ट्रपति IIT इंडियन स्कूल ऑफ माइंस धनबाद के दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। और बिहार सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। राज्य में आशा और ममता कार्यकर्ताओं की प्रोत्साहन राशि को बढ़ा दिया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक्स पर इसकी घोषणा करते हुए बताया कि नवंबर 2005 में सरकार बनने के बाद से नीतीश सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए बड़े पैमाने पर काम किया है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने में आशा और ममता कार्यकर्ताओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसे ध्यान में रखते हुए और ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं के सुदृढ़ीकरण में आशा और ममता कार्यकर्ताओं के अहम योगदान को सम्मान देते हुए उनकी मानदेय राशि में वृद्धि करने का निर्णय लिया गया है। आशा कार्यकर्ताओं को अब 1,000 रुपए की जगह पर 3,000 रुपए प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। साथ ही साथ ममता कार्यकर्ताओं को प्रति प्रसव 300 रुपए की जगह 600 रुपए की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। सीएम नीतीश कुमार ने कहा इससे उनका मनोबल और बढ़ेगा और ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं और ज्यादा मजबूत होंगी। और जस्टिस यशवंत वर्मा की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होनी है। पिछली सुनवाई में अदालत ने जस्टिस वर्मा की याचिका पर सवाल उठाए थे और सुनवाई के लिए आज की तारीख दी थी। दरअसल जस्टिस वर्मा ने उनके घर जले नकदी नोट मामले में इन हाउस कमेटी की रिपोर्ट और महाभियोग की सिफारिश रद्द करने की अपील के साथ याचिका दायर की है। जस्टिस वर्मा ने आंतरिक जांच समिति की रिपोर्ट को चुनौती दी है, जिसमें उन्हें कैश मामले में दोषी ठहराया गया है। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। मम्मी भूख लगी। ये 1 मिनट में नहीं 4 मिनट में आएगा। थोड़ा वक्त लगेगा पर सेहत को पाएगा। NDH सूजी वर्मिसेली पर सबका दिल आएगा। NDH सूजी वर्मिसेली सेहत भी स्वाद भी। फिर ये डुगडुगी गई कहाँ? पापा के साथ साथ सारे सपने भी चले गए और अपने बच्चों के सपनों के साथ ऐसा कुछ नहीं होने देना। वो कैसे? पहले से लाइफ इंश्योरेंस का टर्म प्लान ले रखा है। बड़े भैया सपनों को रखो सुरक्षित टर्म प्लान के साथ। सबसे पहले लाइफ इंश्योरेंस। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। सर बेरी पुलाव ट्राई करो, मस्त है। कैसा है? अरे उसको काहे को बुरता है? टिप्स इग्नोर करने का, अपना दिमाग लगाकर ऑर्डर देने का। मार्केट का स्टॉक टिप्स बहुत लोग देता है, डेंजरस हो सकता है। कंपनी और रिस्क पूरा समझने का, फिर इन्वेस्ट करने का।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आपको बता दें कि रूस में कमचटका प्रायद्वीप के पास 8.8 तीव्रता का एक बेहद शक्तिशाली भूकंप आया है। रूस की स्थानीय मीडिया ने बताया है कि रूस के सुदूर पूर्व में तट के पास भूकंप से कई लोग घायल हो गए हैं। वहीं रूस के सुदूर पूर्व बंदरगाह शहर सेवेरो कोरेलस्क से सुनामी की लहरें टकराई हैं। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। रूस के इस इलाके में 1952 के बाद भूकंप का इतना जोरदार झटका महसूस किया गया है। भूकंप के बाद अमेरिका और जापान में भी सुनामी की चेतावनी जारी हो गई है। जापान में पहली सुनामी देखी भी गई है। जापान के फुकुशिमा परमाणु संयंत्र को खाली करा लिया गया है। अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने कहा है कि भूकंप का केंद्र 19.3 किलोमीटर की गहराई पर था। रूस में कमचटका प्रायद्वीप के पास तेज भूकंप के बाद सैन फ्रांसिस्को में भारतीय दूतावास स्थिति पर नजर बनाए हुए है। भारतीय दूतावास ने कैलिफोर्निया, अमेरिका के अन्य पश्चिमी तटीय राज्यों में और हवाई में रहने वाले भारतीय नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की है। स्थानीय आपातकालीन प्रबंधन और अमेरिकी सुनामी चेतावनी केंद्रों सहित अमेरिकी अधिकारियों के अलर्ट पर सावधानीपूर्वक नजर रखने की सलाह दी गई है। भारतीय दूतावास ने कहा है कि यदि सुनामी की चेतावनी जारी की जाती है तो ऊंचे स्थानों पर चले जाएं, कोस्टल एरिया में जाने से बचें, आपातकालीन स्थिति के लिए तैयार रहें और अपने उपकरणों को चार्ज रखें। भारतीय दूतावास ने भूकंप की तीव्रता और इसके मद्देनजर जारी चेतावनी को देखते हुए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। इसके अलावा भारतीय नागरिक inquiry.sf@mea.gov.in पर भी संपर्क कर सकते हैं। और हिमाचल प्रदेश में पिछले कई दिनों से बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। भारी बारिश ने मंडी समेत कई एक इलाकों में तांडव मचाया हुआ है। बीती रात हुई अत्यधिक बारिश के कारण धर्मशाला की सड़कें जलमग्न हो गईं। वहीं जनजीवन अस्त व्यस्त होने के साथ साथ जान माल को भी क्षति पहुंची है। मंगलवार को मंडी में भारी बारिश के कारण हुए भूस्खलन में 2 लोगों की जान चली गई, तो वहीं भूस्खलन वाले क्षेत्र में सड़क को काफी नुकसान पहुंचा, जिससे यातायात बाधित रहा। घटना की सूचना मिलते ही राहत और बचाव दल सड़क को सुचारू करने में जुट गए। इस बीच मौसम विभाग ने हिमाचल में भारी बारिश की चेतावनी देते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। छत्तीसगढ़ को नक्सलवाद से मुक्त कराने के लिए सुरक्षा बल मॉनसून में भी मोर्चा संभाले हुए हैं। बस्तर में माओवाद के खात्मे की निर्णायक जंग अंतिम दौर में है। सुरक्षा बल घने और दुर्गम जंगलों में लगातार ऑपरेशन चला रहे हैं। आपको दिखाते हैं डीडी न्यूज संवाददाता सोमेश पटेल की ये रिपोर्ट। माओवाद के खात्मे की निर्णायक जंग, छत्तीसगढ़ में ऑपरेशन मानसून जारी। बरसात का मौसम जब पहले नक्सली संगठन अपने सुरक्षित ठिकानों में छिप जाते थे और मानसून के बाद दोबारा कायराना हमलों को अंजाम देते थे, लेकिन इस बार तस्वीर बदल चुकी है। बारिश के दौरान भी जोर शोर से माओवादी विरोधी अभियान जारी है। केंद्र और राज्य सरकार के साझा प्रयासों का असर अब जमीन पर साफ दिखने लगा है। सीआरपीएफ, डीआरजी और एसटीएफ के जवान दंतेवाड़ा, सुकमा और बीजापुर जैसे संवेदनशील और दुर्गम इलाकों में सुरक्षा बलों की संयुक्त टीमें दिन रात जंगलों में ऑपरेशन चला रही हैं। मकसद एक ही है, माओवाद का जड़ से खात्मा। सुरक्षा बलों की कोशिश है कि बचे हुए नक्सलियों को जल्द से जल्द न्यूट्रलाइज किया जाए। मानसून में पहले भी ऑपरेशन होते रहे हैं, लेकिन इस बार लक्ष्य और भी स्पष्ट है। 2026 की मार्च तक नक्सलवाद का पूरी तरह सफाया। इसी लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा बल ऑपरेशन मानसून में पूरी ताकत झोंक चुके हैं। डीआरजी, एसटीएफ, कोबरा, सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी तमाम सुरक्षा बल द्वारा लगातार अभियान संचालित की जा रही है। मानसून की अवधि में भी हमको काफ़ी उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुआ। हाल फिलहाल में भी बीजापुर जिला का पश्चिम बस्तर डिविजनल कमेटी क्षेत्र में माओवादी खिलाफ की गई अभियान में 4 माओवादी का डेड बॉडी रिकवर की गई थी और काफ़ी बड़ी संख्या में एसएलआर, इंसास, 303 इस प्रकार के ग्रेडेड वेपन्स भी बरामद किए गए थे। अब तक विगत 19 महीने में 425 से अधिक माओवादी का डेड बॉडी अलग अलग मुठभेड़ के पश्चात बरामद किए गए थे। बस्तर में साल 2024 से अब तक कुल 435 हार्डकोर नक्सली मारे जा चुके हैं। 1440 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया। इस साल अब तक छत्तीसगढ़ में अलग अलग मुठभेड़ों में
225 नक्सली मारे जा चुके हैं। इनमें से 208 बस्तर संभाग में मारे गए, जिसमें बीजापुर, बस्तर, कांकेर, कोंडागांव, नारायणपुर, सुकमा और दंतेवाड़ा जिले शामिल हैं। बसवराजू जैसे टॉप कमांडरों के मारे जाने से माओवादी संगठन की कमर टूट चुकी है। अब संगठन को लीड करने के लिए नक्सलियों को न केवल जमीनी स्तर पर चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, बल्कि आंतरिक मनोबल भी बिखरता जा रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि 31 मार्च 2026 तक माओवाद का पूरी तरह सफाया कर दिया जाएगा। इसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बरसात के मौसम में भी सुरक्षा बल लगातार फील्ड में एक्टिव हैं। जंगलों में सर्च ऑपरेशन चल रहे हैं और हर मूवमेंट को मॉनिटर किया जा रहा है, ताकि नक्सलियों को किसी भी हाल में फिर से संगठित न होने दिया जाए। मानसून होने के बावजूद डीआरजी और सीएफ के द्वारा लगातार ऑपरेशन किया जा रहा है, जिससे कि जिले में एवं जिले के आसपास के जो पड़ोसी जिले के भी एरियाज हैं उसमें एक शांति का माहौल बना रहे। और ऑपरेशन के दौरान हमारा ये उद्देश्य रहता है कि हम जो ग्रामीण हैं उनसे संपर्क बना सकें एवं जितने भी माओवादी हैं उनसे हम लोग संपर्क बनाकर कोशिश भी करते हैं कि उनकी विचारधारा को छोड़कर मुख्य धारा में जुड़े, आत्मसमर्पण करें और उसका लाभ उठाएं। और लगातार ऑपरेशन चल रहे हैं ऑपरेशन मानसून में। ऑपरेशन मानसून के तहत जवान कठिन मौसम और भूगोल की परवाह किए बिना डटे हैं। उनका हौसला माओवाद के अंत की कहानी लिख रहा है। बस्तर के जंगलों में ऑपरेशन मानसून के तहत सुरक्षा बल के जवान बस्तर के दुर्गम जंगलों में लगातार अभियान चला रहे हैं। सुरक्षा बलों की रणनीति और सरकार के संकल्प के साथ बस्तर एक नए युग में कदम रख रहा है। सुरक्षा बलों के जवानों की चुनौती, भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद जवानों का हौसला बुलंद है, जहां भय नहीं, विश्वास और विकास की गूंज सुनाई देती है। और सुरक्षा बल के जवान नक्सलियों के कोर इलाकों में घुसकर लगातार इनकाउंटर भी कर रहे हैं, जिससे सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता भी मिल रही है। सोमेश पटेल, डीडी न्यूज, छत्तीसगढ़। और बाघों के अस्तित्व और संरक्षण के लिए मध्य प्रदेश में जो कार्य हुए हैं, उसके परिणाम स्वरूप आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सबसे अधिक बाघ मध्य प्रदेश में हैं। ये ना सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि भारत के लिए भी गर्व की बात है। भोपाल से आदित्य श्रीवास्तव की ये रिपोर्ट देखिए। वर्ष 2022 में हुई बाघ गणना में भारत में करीब 3682 बाघ की पुष्टि हुई, जिसमें सर्वाधिक 785 बाघ मध्य प्रदेश में होना पाए गए। मध्य प्रदेश में 9 टाइगर रिजर्व हैं, जिसमें कान्हा किसली, बांधवगढ़, पेंच, पन्ना सतपुड़ा, संजय दुबरी, नौरादेही, माधव नेशनल पार्क और डॉक्टर विष्णु वाकणकर टाइगर रिजर्व रातापानी शामिल हैं। मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में सबसे अधिक बाघ हैं। ये रिजर्व मध्य प्रदेश का सबसे प्रसिद्ध टाइगर रिजर्व है। पन्ना एक ऐसी जगह है जो बाघ संरक्षण के लिए के दृष्टिकोण से एक अपनी एक अलग पहचान बनाता है। 2009 में जैसे आपको पता है कि पन्ना में पूरे टाइगर खत्म होने के बाद ये एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक मॉडल के रूप में पन्ना टाइगर रिजर्व ने ये दुनिया को दिया है कि बाघ संरक्षण की दिशा में किस प्रकार से प्रयास किए जाए। मध्य प्रदेश के सभी टाइगर रिजर्व में 5 वर्ष में भारतीय पर्यटकों की संख्या 7,38,637 और विदेशी पर्यटकों की संख्या 85,742 रही। इस प्रकार कुल 8,24,379 पर्यटकों की संख्या रही। चीता जैसा एक तरह से ये जो नया प्रयोग हुआ है, ये प्रयोग अभी तक की सारी हिस्ट्री में हर जगह फेल हुआ है। अगर पास हुआ तो हमारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के माध्यम से मध्य प्रदेश सरकार के यहाँ ये प्रोजेक्ट सफल हुआ है और यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से ये जो एक नया एक दौर आया है, जिस दौर के बलबूते पर अब हमारा जंगल समृद्ध हुआ है। 5 वर्षों में टाइगर रिजर्व की लगभग 61 करोड़ 22 लाख रुपए की आय हुई है। मध्य प्रदेश में बाघों के संरक्षण के लिए भी कई नवाचार किए जा रहे हैं। टाइगर रिजर्व के विस्तार के साथ इन नवाचारों के परिणाम स्वरूप मध्य प्रदेश में बाघों की संख्या में वृद्धि हुई है और ये देश में सबसे अधिक बाघों वाला राज्य बन गया है।
बात करें खेलों की तो भारतीय पारंपरिक खेल खो खो ने खेल जगत में एक और ऐतिहासिक उपलब्धि दर्ज की है और अखिल भारतीय विद्युत क्रीड़ा नियंत्रण बोर्ड के वार्षिक खेल कैलेंडर में अपनी आधिकारिक जगह बना ली है। ये निर्णय बोर्ड की मुंबई में आयोजित वार्षिक आम सभा बैठक में लिया गया, जहां खो खो को क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, कबड्डी, बैडमिंटन और टेनिस जैसे अन्य 16 प्रमुख खेलों के समकक्ष स्थान दिया गया। AIESCB भारत में ऊर्जा और विद्युत क्षेत्रों से जुड़े विभागों की प्रमुख खेल संस्था है, जो वर्षों से विभिन्न खेलों को बढ़ावा देने में सक्रिय भूमिका निभा रही है। मान्यता मिलने के बाद खो खो खिलाड़ियों को न सिर्फ प्रतिस्पर्धात्मक मंच मिलेगा, बल्कि उन्हें खेल कोटे के माध्यम से करियर के स्थायी अवसर भी उपलब्ध हो सकेंगे। इससे पहले सर्विसेज और रेलवे जैसे संस्थागत निकाय भी खो खो को अपने आधिकारिक खेल कैलेंडरों में शामिल कर चुके हैं। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। डीडी न्यूज पर खबरों का सफर लगातार जारी है। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। नमस्कार।